गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 8 2024। हम लोग करने वाले हैं प्रेप पॉइंटर्स। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी है और आज हम लोग 7 टॉपिक करने वाले हैं आज के करंट अफेयर से। और आपको पता ही है करंट अफेयर हम लोग बहुत ही अलग अलग सोर्सेज से कवर करते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर से कवर करते हैं, तो एक होलिस्टिक सी कवरेज आपकी बेसिकली यहाँ पे हो जाती है। तो कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं आज? पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं गोवा में एक वाटरफॉल में काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सा एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। जो उड़ीसा में पुरी में जो यथ यात्रा निकलती है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ केरला से आती है। उसके अलावा इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन से। किसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेसिकली, वो हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा जोरावर टैंक के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी इंडिया इसको बना रहा है, उसका डिज़ाइन तैयार हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे डिफेंस वाले सेक्शन से। डिफेंस वाले सेक्शन से और आईआर वाले सेक्शन से ही एक और न्यूज़ हमारे पास आती है, जो कि है यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम के बारे में। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो हमारा यहाँ पे रहेगा पॉइंटर्स। उसके अलावा संपूर्णता अभियान जो कि नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की डेथ हो गई गोवा में एक पाली वाटरफॉल के दौरान। वाटरफॉल पे वो जाके नहा रहे थे, थोड़ा सा छुट्टियां मना रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे लैंडस्लाइड हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा था। और उस लैंडस्लाइड की वजह से जो दीवार थी वो कोलैप्स हो गई और 3 लोगों की अनफॉर्चुनेट वहां पे डेथ हो गई। ये तो न्यूज़ में इसलिए था। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछ सकता है? जैसे इस बार भी आपसे सवाल पूछा, मैच द फॉलोइंग। आपके एक वाटरफॉल दे सकता है, कोई डैम दे सकता है, उसको किसी रिवर के साथ या रीजन के साथ, स्टेट के साथ मैच करने के लिए दे सकता है प्रीलिम्स में। ऐसे ही सवाल आते हैं। तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो पाली वाटरफॉल है कहाँ है, नॉर्थ गोवा के अंदर है। इतना याद रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है ऑब्वियसली, और वहां पे जो है मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है, ठीक है, जहां से ये स्टार्ट होता है। और इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है शिवलिंग वाटरफॉल। शिवलिंग वाटरफॉल इसका एक और नाम होता है। इतना आपको थोड़ा याद रखना है। हालांकि कुछ लोग वहां पे ट्रैकिंग वगैरह भी करते हैं, जो कि थोड़े ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होते हैं, आजकल रील्स वगैरह बनाते हैं, वो लोग भी वहां पे जाते हैं। और ये लो रिस्क एक ट्रैकिंग जो है स्पेस माना जाता है। लेकिन यू नो वेरी वेल, अभी मानसून स्टार्ट हुआ है, तो हर साल मानसून जब इनिशियली स्टार्ट होता है तो 15-20 दिनों तक इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं इंडिया में। क्योंकि इंडिया में मानसून का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी काफ़ी कम हो जाती है। तो दैट वाज अबाउट द पाली वाटरफॉल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट रथ यात्रा। और आपको पता है हर साल ओडिशा में हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एनुअल होता है, हिंदू फेस्टिवल, जो कि जो पूरी सिटी है उड़ीसा में, वहां पे इसको किया जाता है। ये जो रथ यात्रा है 9 दिनों तक चलती है। कब से स्टार्ट होती है? जो आषाढ़ मंथ होता है उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसके सेकंड डे से स्टार्ट होती है। और ये आषाढ़ मंथ शुक्ल पक्ष क्या है? ये लूनियर कैलेंडर के परस्पेक्टिव से होता है। जो लूनियर कैलेंडर होता है, जो कि मून ओरिएंटेड होता है, सन के हिसाब से नहीं चलता है, मून के हिसाब से चलता है। ये आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रीलिम्स में आपसे ऐसा ही पूछेगा। वो क्या करेगा, सिंपली लूनर को सन के साथ जो है वो रिप्लेस कर देगा। हमें ध्यान देना है इस चीज को। इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली जो 3 हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट डेटीज मानी जाती हैं, जिनमें लॉर्ड जगन्नाथ हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। इनके ब्रदर हैं बलराम जी, और उनकी सिस्टर हैं सुभद्रा, जिन सुभद्रा की अर्जुन के साथ शादी करवाई गई थी बाद में। ठीक है, इन तीनों की ही बेसिकली ये यात्रा होती है। यह यात्रा जगन्नाथ टेंपल से शुरू होती है। वहां से 3 किलोमीटर दूर एक और टेंपल है जिसे गुंडीचा टेंपल कहते हैं, वहां तक ये यात्रा जाती है। वहां से फिर ये बाद में वापस जगन्नाथपुरी तक आती है। तो 3 बहुत बड़े बड़े चेरियट्स इनके लिए बनाए जाते हैं, जो कि 45 फीट टॉल होते हैं। बड़े ही ब्यूटीफुल इनको डिजाइन किया गया होता है, और बड़ा सजा सजा के, क्योंकि बनाने में इनको बहुत समय लगता है। और हर साल यात्रा के बाद इनको बेसिकली डिसमेंटल कर दिया जाता है, और हर साल यात्रा के लिए नए चैरियट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। हल्की फुल्की कुछ और इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री अगर आपको मैं बताता चलूं, इसका ओरिजिन 12th से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में हुआ। एग्जैक्टली हमें इसका एग्जैक्टली पता नहीं है। और जो उड़ीसा के अंदर गजपति किंग होते थे, ठीक है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि लॉर्ड कृष्णा जो थे
उनकी मदर का ये बर्थ प्लेस था, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, तो उस लिए मनाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो रिचुअल है आज हम लोग फॉलो करते हैं, वो जो किंग इंद्रद्युम्न थे उनके द्वारा इसको किया जाता है। और जो टेम्पल है यहाँ पे, जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, बड़े ही फेमस टेम्पल है। इसे कलिंगा स्टाइल में बनाया गया है। देखिए इंडिया में बेसिकली 3 स्टाइल होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के। इसमें नगरा स्टाइल, जो कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है। एक द्रविडियन स्टाइल होता है जो कि साउथ इंडिया में, जिसमें बड़े बड़े गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिसे गोपुरम कहा जाता है। और एक इनका मिक्स होता है दोनों का, जिसे वेसरा स्टाइल कहा जाता है। उसके बाद इनके थोड़े सब टाइप होते हैं। जैसे नगरा स्टाइल का एक सब टाइप है, ठीक है, उसे कलिंगा स्टाइल कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल आए तो जो कलिंगा स्टाइल है वो नगरा स्टाइल से जुड़ा हुआ है, ये अपने ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। पुरी की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिंदूज के लिए, क्योंकि जो 4 धाम इंडिया में माने जाते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, इसमें से पुरी भी एक है। इसने हमें याद रखना है। इस टेंपल को एक और नाम से जाना जाता है, इसे व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बताइए, ब्लैक पगोड़ा किस टेंपल को कहा जाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मजा आएगा। थोड़ा आगे बढ़े। हेपेटाइटिस, अभी कुछ न्यूज आ रही हैं कि केरला के कुछ हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसकी कमी हो गई है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है जब वो पैदा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें हेपेटाइटिस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी एक लीवर का इन्फेक्शन होता है, जो कि एक वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, याद रखना है। यूपीएससी में वायरस की जगह बैक्टीरिया चेंज कर देता है, बड़ा दिमाग लगाता है यूपीएससी कई बार। तो हेपेटाइटिस बी वी पिछले एक वायरस का ये नाम है, और ये एक बड़ा ही क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। लीवर कैंसर भी इससे हो सकता है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने वैक्सीन डेवलप किया हुआ है। तो अगर प्रॉपरली बचपन में अगर आपका वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर ये ठीक भी हो सकता है। इन्फेक्शियस होता है बेसिकली, ब्लड से, सलाइवा से, वजाइनल फ्लूइड या सीमन से ट्रांसफर हो सकता है। कभी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनसे उनके बच्चों को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो उस तरह से रहता है। उसके अलावा जैसे मान लो आप टैटू करवाते हो, है ना, पियर्सिंग करवाते हैं कान वगैरह में, नाक में, अगर आप वहां पे जो नीडल होती है वो अगर कंटेमिनेटेड होती है तब भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, राइट। तो ये थोड़ा सा सिरिंज वगैरह लगवाते हैं कई बार हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ पे हाइजेनिक कंडीशंस नहीं होती हैं, वहां से भी ये कभी कभी ट्रांसफर हो सकता है। बड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बड़ा खतरनाक रहता है। और ये जो वायरस है वो बॉडी के अंदर तो सर्वाइव कर ही सकता है ऑब्वियसली, लेकिन बॉडी के बाहर भी ये सर्वाइव कर सकता है एटलीस्ट फॉर 7 डेज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। उसके अलावा 30 से लेके 180 डेज तक का ऐसा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये बेसिकली ज्यादातर जिसको हेपेटाइटिस बी होता है ना, उसके सिम्टम्स आपको डायरेक्ट नजर नहीं आते हैं, आप बहुत समय तक एसिम्टोमेटिक होते हो। जब तक इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स आपको नजर नहीं आते हैं तो काफी समय हो जाता है उस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर। तो जैसे सिम्टम्स में जॉन्डिस होना इसका एक लक्षण होता है। जॉन्डिस भी जो है लीवर की ही बीमारी होती है, जिसमें स्किन और आईज जो हैं वो येलो कलर की होनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा डार्क यूरिन आपका आना शुरू हो जाता है, थकान महसूस होती है, उल्टी महसूस होती है, आपके पेट में दर्द रहता है, उस तरह की चीज़ें। और अगर ये बहुत सीवियर केस में हो जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है लीवर फेलियर की वजह से। तो ये थोड़ा अपने इसको ध्यान रखना है। HIV और हेपेटाइटिस बी दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जिसको HIV है तो उसको हेपेटाइटिस बी काफ़ी सीवियर लेवल तक हो सकता है। और जो दवाई हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली जो HIV के लिए दवाई यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वही इसके हेपेटाइटिस बी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी का एग्जैक्टली कोज क्या होता है उसको हम लोग दवाई से टारगेट नहीं करते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को टारगेट किया जाता है बेसिकली। और 2 इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, ठीक है, टेनोफोविर और एंटेकाविर, ये दोनों इसके लिए यूज की जाती हैं। तो ध्यान आपने रखना है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो मेडिसिन हैं वो शायद लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जिंदगी भर तक आपको दवाई कंज्यूम करनी पड़ती है, क्योंकि वायरस एक बार आ गया और सिम्टम्स नजर आ गए, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको आपकी बॉडी से निकालना। जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं जिनका अभी बर्थ हुआ है, तो 24 आवर्स के दौरान बच्चे को यह वैक्सीन बेसिकली दिया जाता है। और कई तरीके से इसको बचा जा सकता है।
सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, नीडल वगैरह शेयर ना करें, हाइजीनिक कंडीशंस रखें, हाथ वगैरह धोएं। तो बेसिकली वायरस से बचने के जितने तरीके हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। हाइजीनिक और सैनिटेशन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में है। इन एन एक्सेप्शनली स्लो स्टार्ट टू प्राइवेट केपेक्स, केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ये आपको फ्यूचर में रिटर्न देता है, आपको इनकम प्रॉफिट जनरेट करके देता है, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे आप कहें कि कोई ब्रिज बनवाना है, कोई सड़क बनवानी है, पोर्ट बनवानी है, डैम बनवाना है, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि प्राइवेट सेक्टर से आता था वो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है काफी समय से। क्यों हो रहा है वो मेंस वाला टॉपिक होता है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये सवाल आपसे डेफिनेटली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए कई तरह का होता है। फर्स्ट इज द प्राइवेट इक्विटी, यानी किसी प्राइवेट कंपनी को अगर आप खरीद लेते हो बेसिकली, ठीक है, आप उसके ओनर बन जाते हो, तो ये भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। मेरे पड़ोस में एक दुकान है, मान लो मैंने वो खरीद लिया, तो ये मेरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही हुआ। वेंचर कैपिटल, जैसे किसी का कोई स्टार्टअप होता है, कोई नया कोई कंपनी खड़ी कर रहा है, अर्ली स्टेज में है, अभी इनिशियल स्टेज में है, अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, और इसके अंदर मैं आज इन्वेस्टमेंट करके इसके 10% मालिक बन जाता हूं, ओनरशिप ले लेता हूं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ही काम होता है। उसके अलावा बिल्डिंग्स आप खरीदते हो, अपार्टमेंट्स खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, है ना, आपको क्योंकि उसमें रेंट आता है, आप उसका पैसा जनरेट होता है, तो उसको भी आप रियल एस्टेट की कैटेगरी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हो। फिर कुछ हेज फंड्स होते हैं। यूजुअली जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको गेन मिलता है, लेकिन हेज फंड एक डिफरेंट तरह का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि कन्वेंशनल तरीके की इन्वेस्टमेंट से थोड़ा अलग से इन्वेस्टमेंट करता है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म की इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है, हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और हेज फंड की कुछ प्रैक्टिसेस इलीगल भी मानी जाती हैं बेसिकली, ठीक है। ये हो गया। प्राइवेट डेट हो गया भाई, आप किसी को पैसा दे रहे हो, लैंड कर रहे हो और बदले में इंटरेस्ट रेट उनसे ले रहे हो, तो ये भी एक प्राइवेट डेट भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ही एक। मान लो मेरे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा बचा पड़ा हुआ है, मेरे पास ऑप्शन है या तो उसको मैं बैंक में जाके सेविंग करवा दूं या किसी को इंटरेस्ट पे दे सकता हूं, तो ये मेरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो पब्लिक में जाने की बजाय अपने जो शेयर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, वो कुछ गिने चुने कुछ लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि वो पब्लिक में नहीं जाना चाहती हैं। अब जैसे मान लो उनके एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ खास लोग होते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए, जोरावर टैंक, अभी पिछले कुछ समय से खासकर 2020 और 2022 के बीच में गलवान में जो इश्यूज हुए और दूसरे जो इशू हैं इंडिया चाइना के बीच में, तो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को ये लगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल टैंक्स हैं जैसे T-72, T-90, अर्जुन, भीष्मा, वो सब हैं, वो काफ़ी भारी हैं और शॉर्ट नोटिस पे इनको बैटल ग्राउंड में लेके जाना या बॉर्डर एरियाज में तैनात करना, डिप्लॉयमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमें एक ऐसा टैंक चाहिए जो लाइट वेट हो लेकिन खूब पावरफुल हो। तो ऐसी ज़रूरत हमें महसूस हुई, तो अभी उसकी ही बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली DRDO ने इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया है, L&T जो कंपनी है इसको मैन्युफैक्चर करेगी और इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बहुत जल्दी इसको बनाया जा सकता है। लेकिन अभी बना नहीं है, बनने में समय लगेगा, डीप टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा, इट कैन टेक सम टाइम एक्चुअली, और इसका वेट जो है वो 25 टन रहने वाला है। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो हम लोग टैंक यूज़ करते हैं, जो मेन बैटल टैंक है जैसे भीष्म हो गया एंड ऑल दैट, T-72 हो गया, उनसे आधे वजन का होता है बेसिकली ये, और इसकी वेट की कैटेगरी के हिसाब से इसके अंदर पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल, फिलीपींस और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वहीं फिलीपींस और चाइना के रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं, और USA और फिलीपींस के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज की जाती हैं बहुत सारी, और उसके लिए अमेरिका अपना एक बहुत ही डेडली वेपन सिस्टम, टाइफून वेपन सिस्टम,
उन्होंने उसको फिलीपींस में डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन फिलीपींस का भी कहना है कि वो उसको अपने कंट्री से विड्रॉ करने के लिए अमेरिका को बोलेंगी। तो इसलिए टाइफून वेपन सिस्टम थोड़ा सा न्यूज़ में रहा। क्योंकि हम इंडिया से इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए एग्जाम में उतना ज़्यादा रेलेवेंस इसका होता नहीं है, लेकिन कभी कभी इंडिकेशन के तौर पे कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकता है कि टाइफून वेपन सिस्टम कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, S-400 कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ऐसे ऐसे सवाल कभी कभी आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप्स में। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि टाइफून जो वेपन सिस्टम है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन नेवी ने इसको बेसिकली डेवलप किया था, काफ़ी एडवांस माना जाता है, और ये क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिकली दोनों को ही यूज कर सकता है। लेकिन ट्रेडिशनली जो स्टैंडर्ड मिसाइल होती हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, उनका यूज करता है और बहुत दूर तक 370 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इतना ही नहीं, जो टोमोहोक लैंड अटैक मिसाइल है ये उनका भी यूज कर सकता है, जो कि क्रूज मिसाइल है। देखिए यहां पे दो वर्ड यूज हुए हैं, क्रूज और बैलिस्टिक। इनमें क्या फर्क होता है? बेसिकली जो क्रूज मिसाइल होती है उसका रूट थोड़ा इस तरह से रहता है, ये थोड़ा ग्राउंड के नजदीक और हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो ये वाला रूट लेती हैं, बहुत ऊपर जाएंगी अबव एटमॉस्फेयर, उसके बाद नीचे आती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो अपने ही रूट का यूज करती हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं इनको आपको थ्रू आउट द रूट पावर देनी पड़ती है, डायरेक्शन देनी पड़ती है। हालांकि क्रूज मिसाइल बहुत फास्ट होती हैं और बहुत सटीकता से, बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस के क्लोज में चलती हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को आप बहुत दूर तक भेज सकते हो, लेकिन इनको टारगेट करना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अमेरिकन इस सिस्टम के बारे में। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, जो इंडिया का ब्रह्मोस जो सिस्टम है, मिसाइल है, वो क्रूज मिसाइल है या फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है संपूर्णता अभियान। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, होलिस्टिक, ओवरऑल। तो ये नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। बेसिकली ये 3 महीने का एक कैंपेन टाइप का रहेगा, जिसमें अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई जो ब्लॉक्स, जो डिस्ट्रिक्ट जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट में, ठीक है, उनको भी हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट करें। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इन ब्लॉक्स को और इन डिस्ट्रिक्ट्स को? उसके लिए पूरा क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कि जैसे जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, कितनी % जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उस ब्लॉक में जिनको एंटीनेटल केयर जो है वो एंटीनेटल केयर जो है दिया जा रहा है, कितने % लोग हैं वहाँ पे जो कि डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, जो कितने किसान ऐसे हैं जिनको सोयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, उस ब्लॉक के अंदर कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि यार ये जो ब्लॉक हैं वो थोड़े पीछे रह गए हैं, थोड़े से बैकवर्ड हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से इनको हैंडल किया जाए। ऐसा ही एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी होगा, कितनी प्रेग्नेंट वीमेन को केयर किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, जैसे बच्चे एडमिशन्स लेते हैं तो 1 महीने में कितने बच्चों को टेक्स्ट बुक दी जा रही है, कितने स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं, ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो नीति आयोग का ये एक 3 महीने का बेसिकली कैंपेन है। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज पिछले इस साल भी कुछ स्कीम्स के रिगार्डिंग सवाल आए हैं एग्जाम में, और गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहती ही हैं क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बन जाते हो, सिविल सर्वेंट बनते हो, तो आपका एक बहुत प्राइमरी काम होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो। तो ये एक जो टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स वाला, इस पर यूपीएससी काफ़ी फोकस करता है। तो आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन ठीक ठाक लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आपके जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन करते हैं उनको जो है वीडियो शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।